कि अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग के दौरान आपको कोई डिफेक्ट एनकाउंटर नहीं हुआ, कोई बग मिला ही नहीं, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री है, क्योंकि 100% बग फ्री कोई सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता। तो भाई मैंने कहा कि है कोई ऐसी चीज़ जो जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो भाई एक महाशय बोले यस सर। मैंने कहा बताओ। कहा माई वाइफ। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, जो है 7 QA प्रिंसिपल। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ईच एंड एवरी इंटरव्यू में, जब भी आप किसी इंटरव्यू, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। ईच एंड एवरी वन, जब भी उससे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्लाइंट बेस्ड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज यू आर इन अ सिचुएशन दैट यू शुड इंश्योर दैट यू हैव डन 100% टेस्टिंग, ऐसे सिचुएशन, ऐसे क्वेश्चंस, या कई बार ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि भाई हाउ वुड यू इंश्योर दैट यू हैव डन 100% टेस्टिंग। सो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंटर नहीं होते, हमें क्यूए प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं होती। जैसे अभी भी देखो बच्चों, आप में से कई बच्चों ने यहाँ पे टॉपिक डन नहीं करा है, विशाल ने डन नहीं करा, भाई महेंद्र चौहान ने डन नहीं करा। सो जो बच्चे डन नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि भाई आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। सो मेक श्योर दैट एवरीवन, जब भी आप क्लास अटेंड करो, क्लास के बाद इस शीट को ज़रूर फिल आउट करो, और ताकि हमें पता भी चल जाए कि भाई आपका कौन कौन सा टॉपिक मिस हुआ है। सो चलो आज का टॉपिक होगा हमारा 7 QA प्रिंसिपल। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तैयार हो सब लोग? बोलो। यस सर। सो बच्चों, आज के टॉपिक की एक खास बात है, ठीक है? आज के टॉपिक के दौरान थ्रू आउट आपको इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। दिस इज़ अ मैंडेटरी थिंग कि भाई आपको थ्रू आउट इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आज का टॉपिक समझ में आएगा। हो सकता है 5 मिनट 7 मिनट जाए, बट यू शुड बी एक्टिव थ्रू आउट द सेशन, तभी समझ आएगा। ऐसी एक्सप्लेनेशन होगी बच्चों, एक्सप्लेनेशन इस लेवल की होगी कि आपको सब कुछ समझ में आएगा और एक ही वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी इंटरनेट पे कहीं भी ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, आई एम श्योर शॉट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक फंडामेंटल्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या होते हैं? कोई एनीबडी वांट टू टेल मी? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, आगे बढ़ेंगे फिर। सिद्धांत सर। क्या? डांस? सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है। प्योर हिंदी का इस्तेमाल हुआ है बच्चों, सिद्धांत। सिद्धांत कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो भाई प्रिंसिपल का मतलब व्हाट वी हैव टू फॉलो। जब आप क्यूए बन जाओगे तो आप किन से चलोगे, क्या आपके वर्क इथिक्स होंगे, ठीक है? दैट इज कॉल्ड इथिक्स, ठीक है? तो आप, हर किसी के सिद्धांत होते हैं वर्क करने के। जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब में जाता है, भाई आर्मी में जाता है, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि नहीं? कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई पुलिसमैन होता है, तो जब भी वो ज्वाइन करता है ड्यूटी, तो उसकी ओथ सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है कि नहीं? उसमें उसको उसके प्रिंसिपल दिलाए जाते हैं कि आप अगर एक पुलिस ऑफिसर है तो कभी भी आप क्या नहीं करोगे, बोलो। क्या याद दिलाया जाता है पुलिस ऑफिसर को? प्रिंसिपल्स है, ये बताओ। होता है सर कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम्म। और कभी सर, भी, कभी भी आप किसी से ब्राइब नहीं लोगे, है ना? यस घूस सर, वगैरह नहीं लोगे। रिश्वत तो वगैरह नहीं लोगे ये हाँ, सर। तो क्या पुलिस वाले ऐसा करते हैं, भेदभाव नहीं करते? बोलो, ऐसा होता है क्या विशाल? बताओ। जूही? उनको, भेदभाव करते हैं सर, हाँ, भेदभाव बहुत करते हैं। उनको तो पैसे उनके पैसे प्रिंसिपल्स याद दिलाए जाते हैं, वो कसम भी खाते हैं, फिर भी नहीं मानते उन प्रिंसिपल्स को। सो आज मैं आपको आपके प्रिंसिपल्स याद दिला रहा हूँ, क्या आप मानोगे ज्वाइन करने के बाद? अरे प्रॉमिस करो, सब मानोगे, समझोगे इनको, फायदा है पढ़ाने का, यस सर, यस सर। ठीक है ना? तो इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को, ठीक है? मैं आपको आपके प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ और आपको उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, क्लियर? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो सबको थ्रू आउट भाई एक्टिव रहना है सेशन में। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है बच्चों, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। स्क्रीन शेयर कर दें, ओके। तो सबसे पहला और बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल,
ठीक है, हर प्रिंसिपल के लिए हम एक बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। सो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग क्यों पॉसिबल नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहले एग्जॉस्टिव वर्ड की मीनिंग समझते हैं भाई। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव। सो रवि आप बताओ क्या समझते हो एग्जॉस्टिव वर्ड से, कभी सुना है कि भाई आज तो मैं एग्जॉस्ट हूँ, मतलब है इसका? मतलब सर एग्जॉटिस्ट ऐसी मतलब बार बार मतलब जो करते हैं ना टेस्टिंग, वो उसी को बोलते हैं सर एग्जॉटिक टेस्टिंग। मतलब ज्यादा ज्यादा टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ रहता है। ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ को क्लीन करेंगे, ठीक है। देखो एग्जॉस्टिव मतलब ये नहीं होता ज्यादा। एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया बच्चों, जैसे कहते हैं ना आज के लिए हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है टेस्टिंग में अगर हम बोले कंप्लीट टेस्टिंग, क्या कहेंगे, कंप्लीट टेस्टिंग, या फिर हम कह सकते हैं 100% टेस्टिंग। क्या समझ में एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब? 100% टेस्टिंग, कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। अब भाई कंप्लीट टेस्टिंग पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ की 100% टेस्टिंग? हम तो बहुत ध्यान से करेंगे, बड़ी मेहनत से करेंगे, तो क्यों नहीं हो सकती 100% टेस्टिंग, इसको समझते हैं। इसीलिए बच्चों आपको आपके प्रिंसिपल्स याद दिलाए जा रहे हैं, तो समझते हैं इसको। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल पॉसिबल। सबसे पहला प्रिंसिपल है भाई एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है इसको समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो भाई एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इस एग्जाम्पल के लिए जूही बोलो, माइक ऑन करो, अब थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं। आप लोग खुद बताओगे कि क्यों एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझे? हाँ सर, श्योर, गो चलो अहेड। ठीक है जूही, एक एग्जाम्पल से समझो भाई। आपको चाय बनानी आती है क्या? हाँ हाँ ठीक है, तो आप एक सपोज करो, एक सिचुएशन हम देते हैं आपको, आप हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, हाँ एंड यू हैव टू मेक अ टी, कप ऑफ टी, ठीक है, हाँ। एंड यू हैव टू सर्व दैट टी टू योर रूममेट। किसको सर्व करनी है आपको वो टी? रूममेट। को, ओके। वो रूममेट आपकी ऐसी फ्रेंड है भाई कि वो 4 सालों से आपके साथ है, ना तो आपके किसी काम में सपोर्ट करती है भाई, दिन भर आपके साथ रहती है, आपके नोट्स कॉपी करती है, और परेशान अलग से करती है, ठीक है। तो जब आप सर ऐसे बहुत लोग होते हैं लाइक। डेली वर्क्स में भी हेल्प नहीं करती, ठीक है। अब ओके। सपोज करो आपने उसके लिए आपने चाय बनाई, आपको अपनी रूममेट को सर्व करना है। सर्व करने के हम्म। बाद आप क्या उसकी टेस्टिंग करोगे, या यूं कहोगे भाई ये चाय बनाई है, पीना है तो पी लो, या आप उसको चेक करके दोगे? सर चेक करूंगी क्योंकि लिए मुझे भी कैसे पीनी है और चेक उसे भी करोगे, पीनी है। कैसे चेक करोगे? टेस्ट करूंगी। नहीं आपको नहीं पीनी, सपोज करो आपने उसी के लिए बनाई है। ओ अच्छा अच्छा, तो फिर हाँ मैं आप चाय बनाओगे, टेस्ट चाय करूंगी, उसको जैसी टेस्ट दिख रही है, करवाऊंगी। हाँ थोड़ा सा चाय टेस्ट जैसी, करवाऊंगी। हाँ चाय जैसी दिख रही है, तो आप उसको करोगे कि चाय बन गई, पी लो, ठीक है। हम्म। सपोज करो वही टी आपको सर्व करनी है, आपके पेरेंट्स और एचओडी आए हैं। कौन आए? पेरेंट्स, आपने टॉप किया है पूरे कॉलेज में, और एचओडी हम्म। आपके पीजी में आए या फिर हॉस्टल में आए, तो अब आपको उनको चाय सर्व करनी है, तो अब किन बातों का एक्स्ट्रा ख्याल रखोगे? सर ये देखेंगे कि चाय ठीक से पका है या नहीं, उसकी कलर आई है कि नहीं, वो मीठी है कि नहीं, ज्यादा मतलब बिल्कुल, इस बार क्या चेक करेंगे भाई, खुशबू आनी चाहिए, अदरक इलायची हम्म, डाली है, अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, है ना, मिठास, कलर सही हर आना चाहिए। फ्लेवर अच्छे होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए ना, थोड़ी सी हम्म। एक्स्ट्रा। एग्री करते हो? ठीक है। करेक्ट। अब सपोज करो आपने पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप कर लिया, योगी जी आपके घर आ गए, आपके हॉस्टल में आ गए, आपके रूम पे आ गए कि भाई हम भी जूही के हाथ की चाय पियेंगे। इस केस में अब योगी जी को चाय पिलाते वक्त किन एक्स्ट्रा बातों की टेस्टिंग, कितनी और टेस्टिंग होगी उस चाय की, बताओ? जैसे सर पहले थी वैसी पिला दोगे हाँ या एक्स्ट्रा केयर करोगे? सर, अब जब वो अभी कोई अगर बहुत नामी लोग मेरे घर पे आएंगे तो पहले मैं जो पहले जो किया था वो तो करूंगी, अब साथ में मैं उसका प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दूंगी कि अच्छे कप हो, अच्छा सॉसर हो। प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दोगे, और ये भी तो चेक करोगे जो वाटर आप यूज कर रहे हो वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, करेक्ट। करेक्ट। जो टी आप यूज कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं, जो हाँ। यूज कर रहा भाई वो
एंटी बैक्टीरियल, साफ है या नहीं। है ना, हाँ ये सारी चीजें पिछली बार मिस कर दी थी। अब सपोज हाँ मोदी जी आ गए, ठीक है, आपने पूरे देश में टॉप कर दिया, मोदी जी आ गए आपके हॉस्टल में चाय पीने। अब उनको चाय सर्व करते हो कितनी टेस्टिंग होगी उस चाय की, बताओ सब लोग, बहुत ज्यादा ये सब लोग लेवल बोलो, ऑफ टेस्टिंग बहुत हाई है हो ना। जाएगी। अब सिर्फ चाय की टेस्टिंग नहीं होगी, जहां से ये दूध अब दूध कहाँ से आया वहां उसकी पे भी टेस्टिंग टेस्टिंग होगी। होगी। यस और नो। चीनी कहाँ से आया, चाय हाँ, पत्ती कहाँ जो से आया। पानी हाँ है उसका टीडीएस लेवल चेक किया जाएगा, हार्ड वाटर तो नहीं है भाई, ऐसा नहीं मोदी जी की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। जहां से ये भाई टी लीव्स लेकर आई हैं उसकी भी टेस्टिंग होगी भाई, कहीं उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं। एग्री करते हो कि नहीं करते। फॉर श्योर हाँ। इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले जाएंगे, सबकी टेस्टिंग की जाएगी, बनने के बाद भी चाय की टेस्टिंग की जाएगी और सर्व करने से पहले भी टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से करेक्ट। समझो, टी सेम है, बनाने वाला सेम है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन जब डिफरेंट लोगों को सर्व किया गया तो डिफरेंट टेस्टिंग की गई। भाई इतनी जितनी रूममेट को दी गई उतनी औरों को भी दी जा सकती थी, वो भी पी लेते, चाय तो है, लेकिन टेस्टिंग कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई। अब मेरे को बताओ जूही, आपने ऐसा क्यों किया। सर लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस पर्सन का। बिल्कुल, मतलब जितना इंपॉर्टेंट पर्सन है उतनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, है ना, उतना श्योरिटी करेक्ट। रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, किसी ने आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर बनाओ हमारे लिए, अगर वो कोई आम आदमी है, ठीक है, शरीफ शाह आदमी है, तो थोड़ा सा टेस्ट करके दे देंगे, है ना। और अगर करेक्ट। पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा आदमी है या कोई बिजनेसमैन है, तो बहुत ढंग से बहुत डीपली टेस्टिंग करके देंगे। एग्री। करेक्ट हाँ सर। अच्छा, मतलब आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है पर्सन पे, कितना ताकतवर पर्सन है। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही करना चाहिए भाई। सपोज करो आप कोई नहीं। है, तो अगर कोई सीधा सा आदमी आम आदमी आया आपके पास, तो भाई कम टेस्ट किया हुआ लाओ ले जाओ। और कोई अगर बच्चों पॉलिटिशियन आया या रुतबे वाला इंसान आया तो अच्छी सी टेस्टिंग करके दो। क्या ऐसा फर्क पर्सन टू पर्सन, बोलो। नो नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने तो किया This is- भाई, क्या आपके पेरेंट्स का हक नहीं था कि उनको अच्छी सैनिटाइज चाय मिले भाई, पानी अच्छे से डालो, इंग्रेडिएंट्स अच्छी क्वालिटी, नहीं बिल्कुल हक था है सर, ना। उनकी भी तो बिल्कुल। तबीयत खराब हो सकती थी, लेकिन नहीं, आप करेक्ट। जो अपनी पेरेंट्स से, रूममेट की तो तबीयत खराब भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। बोलो बच्चों, नहीं ऐसा नहीं। भेदभाव क्यों हुआ। अगर आप इनकी जगह होते आप भी ऐसे ही करते। सोचो, अभिषेक कुमार, अभिषेक ठाकुर, सोचो, बोलो बोलो। तो अभी भी चाय की ध्यान से समझो कहाँ गड़बड़ हो रही। कल्याणी आप बताओ, ऐसा ही होता आप होते तो। ध्यान से समझो बच्चों, ऐसा क्यों, कोई भी हो वैसे ही हाँ करते। सर, क्यों यही क्यों, होता। यही होता ना, क्यों ऐसा होता, ध्यान से समझो। देखो अभी भी मोदी जी को जो आपने चाय दी है वो भी 100% नहीं है। अगर यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पे आ गए तो उससे भी ज़्यादा टेस्टिंग होगी, ये आप मान के चलो उस चाय की। तो 100% टेस्टिंग तो कभी नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या पॉसिबल है, ध्यान से समझना, सेंटेंस पूरा करूंगा। देयर फोर वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू परफॉर्म, कोई बच्चा आने को कह रहा है। देयरफॉर वी हैव टू परफॉर्म, कितनी टेस्टिंग, ना कम ना ज़्यादा, वी हैव टू परफॉर्म ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, अमाउंट ऑफ टेस्टिंग on the basis of, on the basis of risk assessment of the functionality, basis of risk assessment, risk assessment of the सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको चेक करना है कि वो सॉफ्टवेयर कितना रिस्की है। ध्यान से समझो, अगर रूममेट की तबीयत खराब भी हो जाए, आपने जो चाय बनाई उससे रूममेट की तबीयत खराब भी हो जाए, तो क्या पड़ेगा, नहीं। आपके हॉस्टल को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। आपके राज्य को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। इसी तरीके से भाई आपने इंपॉर्टेंस चेक करी, पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई वो चाय पीकर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वही चाय पी के मोदी जी की तबीयत खराब हुई तो बताओ उसका इम्पैक्ट कितना होगा, बहुत बड़ा, है ना भाई, देश रुक जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, सपोज करो अगर आप लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हो,
तो यू हैव टू चेक द, यू हैव टू डू अ रिस्क असेसमेंट। क्या करना चाहिए? रिस्क असेसमेंट। सपोज करो एक लॉगिन फीचर है, आप एक बार टेस्ट कर रहे हो, गेमिंग एप्लीकेशन है लूडो, और एक लॉगिन है बच्चों नेट बैंकिंग वाला। अब आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो लॉगिन की टेस्टिंग कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन सपोज करो लूडो का ऐप है, तो बच्चों क्या आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चेक करोगे इसमें? क्या इसमें सेशन आउट होने चाहिए? बोलो, क्या चाहते हो कि लूडो का ऐप शाम को लॉगिन किया कल लॉग आउट हो जाए अपने आप? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। क्या आप चाहते हो कि ओटीपी आए लूडो में? बोलो, नहीं आने चाहिए। ठीक है। और चीज़, क्या आप चाहते हो भाई लूडो के पासवर्ड में कैप्चा आ जाए, इनवैलिड पासवर्ड डालने पे आप ब्लॉक हो जाओ? नहीं। हर एक हफ्ते बाद कहे या एक महीने बाद कहे कि पासवर्ड चेंज करो। तो भाई अगर आप लॉगिन का ही चेक कर रहे हो, बट लूडो क्या है बच्चों, लेस रिस्की, तो कम टेस्टिंग में भी काम चल जाएगा अगर लॉगिन फीचर चेक कर रहे हैं। ज़्यादा डीपली सिक्योरिटी टेस्टिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बट अगर बच्चों नेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो भाई इसमें पासवर्ड भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। इसमें सेशन टाइम आउट भी होना चाहिए, इसमें ओटीपी वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, इसमें 2 फैक्टर ऑथराइजेशन भी होना चाहिए बच्चों, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन भी होना चाहिए। इसमें अगर कोई गलत पासवर्ड डाल ले तो ब्लॉक भी हो जाना चाहिए, पासवर्ड कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे फीचर होने चाहिए। क्यों? दिस इज़ अ हाई रिस्की सॉफ्टवेयर, इसलिए इसकी थॉरोली टेस्टिंग होनी चाहिए। यस और नो बच्चों, समझ में आ गई? तो 100% टेस्टिंग तो कभी नहीं होगी। कितनी करनी है? ना कम करनी है ना ज़्यादा करनी है, टू परफॉर्म ऑप्टिमल, जिससे हमारा काम चल जाए। बट किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर कितना रिस्की है। कितने बच्चों को बात समझ में आई? बोलो, क्लियर? अरे बोलो। घर में खाना बनता है, एक छोटे बच्चों को दिया जाता है, आपको दिया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को खाना देने से पहले टेस्टिंग होती नहीं होती? हाँ। गरम तो नहीं है ज़्यादा? यस और नो? समझ गए? तो भाई वहाँ पे मम्मी क्या कर रही है आपकी? टेस्टिंग ही कर रही है खाने की। आपको देने से पहले कुछ नहीं चेक किया, नमक कम हो तो बाद में ठीक करेंगे, ऐसे ही तो होता है ना भाई? डाल लो अलग से। लेकिन जब बच्चे को देते हैं तो बच्चों मिर्ची नहीं होनी चाहिए उसमें, और सारी चीज़ें फिट होनी चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो वो एक तरीके से असेसमेंट किया कि भाई बच्चा ज़्यादा रिस्की सॉफ्टवेयर है, इसकी डीप टेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए बच्चों? क्लियर? यस सर। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, सब लोग समझ गए? सिंपल सा प्रिंसिपल कि भाई 100% टेस्टिंग तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कितनी हो सकती है भाई? बेस्ट तरीका है कि आप 100% ना करो, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। देयरफॉर वी हैव टू डू ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ज़्यादा रिस्की सॉफ्टवेयर थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, कम रिस्की सॉफ्टवेयर ऑप्टिमल करके छोड़ देंगे। क्लियर? ओके, क्लियर है फर्स्ट प्रिंसिपल? आगे प्रिंसिपल जो चलते हैं, सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल कहता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। अब आप कहोगे सर टेस्टिंग करने से तो भाई डिफेक्ट कम दिखते हैं, है ना? जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने कम डिफेक्ट होंगे सॉफ्टवेयर में। बट ये थोड़ा सा हमें गलत लग रहा है, टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। तो इसको समझो बच्चों, प्रिंसिपल कहता क्या है। ये 7 प्रिंसिपल भाई इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, एक बार डिफाइन करेंगे फिर समझेंगे। प्रिंसिपल कह रहा है हमारा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग reduces the probability of remaining defects in the software application। बच्चों इसका मतलब सिंपल सा है कि जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करोगे उतने कम चांस है कि उस सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट होंगे। एग्री करते हो सब लोग? सही बात है भाई। अगर सोचो कोई सॉफ्टवेयर, मैंने एक बार टेस्टिंग करी तो जितने भी 20, 30, 40 डिफेक्ट थे वो मुझे एनकाउंटर हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें हम फिक्स करा लेंगे। फिर सपोज करो हमने उसकी दूसरी राउंड ऑफ टेस्टिंग करी
तो क्या पता उस 30 में से भी कुछ बच गए हों, कुछ छुप गए हों, तो हमें 15-20 बग और मिल गए बच्चों। तो दूसरे राउंड की टेस्टिंग भी कर ली, तीसरे राउंड में भी हमें 4-5 बग और मिल गए, उसको भी कर लिया, चौथे राउंड में भी एक बग मिला, उसे भी फिक्स करा। तो भाई कम चांस है ना कि 5वें राउंड में कोई बग मिले, यस और नो। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है भाई, द मोर यू विल टेस्ट द लेस चांसेस ऑफ रिमेनिंग डिफेक्ट, सिंपल सा फंडा है। तो यही जो प्रिंसिपल कहता है भाई, क्या कह रहा है प्रिंसिपल कहता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करोगे रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग डिफेक्ट, जो बचे हुए डिफेक्ट है वो कम होते जाएंगे, जितने राउंड ऑफ टेस्टिंग होगी उतने कम चांस है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट मिले। बट सोचो अगर कोई डिफेक्ट ना मिले उस केस में क्या होगा। सपोज करो आपने टेस्टिंग करी, आपको कोई डिफेक्ट नहीं मिला, तो क्या होगा समझो, यही पॉइंट ये समझाता है प्रिंसिपल। बट इन केस नो defects were encountered while testing। देखो थोड़ी थ्योरी टॉपिक है बच्चों, बोर हो सकते हो, लेकिन थोड़ा समझते जाओगे तो परेशान नहीं होगे। नो डिफेक्ट्स वर एनकाउंटर्ड वाइल टेस्टिंग, अगर टेस्टिंग के दौरान कोई डिफेक्ट आपको मिले ही ना, ठीक है, स्टिल, ये आपके लिए सजेशन है बच्चों, स्टिल यू कांट से दैट योर सॉफ्टवेयर इज 100% बग फ्री। कितने बच्चों को पॉइंट समझ में आया? पॉइंट ये कह रहा है भाई कि अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग के दौरान आपको कोई डिफेक्ट एनकाउंटर नहीं हुआ, कोई बग मिला ही नहीं, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री है, क्योंकि 100% बग फ्री कोई सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। मे बी भाई मैं जिस तरीके से टेस्ट करता हूँ, मैं जिस अप्रोच से टेस्ट करता हूँ, मुझे बग ना मिले। अगर सेम सॉफ्टवेयर को सुमित टेस्ट करे या चंदन टेस्ट करे या विनय टेस्ट करे तो डेफिनेटली है भाई कि आई हैव अ क्वेश्चन। मिल सकता है। यस आप जैसे बोल रहे हो नो सॉफ्टवेयर इज 100% बग फ्री। यस Okay, sir. So when we are delivering the software to the client, then how do we say this sentence? Like, यही इसीलिए तो हमें पढ़ा रहे हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। आप ये देखो, जब आपको मोबाइल फ़ोन मिलता है बच्चों, ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को, जब आपको मोबाइल फ़ोन मिलता है, डिलीवर भी हो जाता है, प्रोडक्ट लॉन्च भी हो जाता है, उसके बाद भी जब उसके अपडेट्स आते हैं तो कभी अपडेट्स को ध्यान से पढ़ना, सिर्फ ये मत देखो वाईफाई कहाँ मिल रहा है अपडेट मार दो ना, ये चेक किया करो कि भाई जो अपडेट्स आ रहे हैं उनमें रिलीज नोट्स में क्या लिखा है। रिलीज नोट्स में लिखा रहता है कि फिल्टर बग इज फिक्स्ड, परफॉर्मेंस इशू फिक्स्ड, कई बार लिखा होता है कैमरा इशू फिक्स्ड, स्टॉप वॉच इशू फिक्स्ड। इसका मतलब उन्होंने जो सॉफ्टवेयर रिलीज किया था वो बग्स के साथ किया था, क्योंकि भाई 100% तो बग वो फिक्स ही नहीं कर सकते। अगर ये मान के चलेंगे कि भाई जब 100% बग फिक्स हो जाएगा उसके बाद हम सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, तो सॉफ्टवेयर कभी लॉन्च ही नहीं हो सकता। समझ में आई बात? इसलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, वेल एंड गुड, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करोगे उतने कम चांस है कोई बग मिले। बट अगर टेस्टिंग के दौरान कोई बग ना मिले, ठीक है, कोई बग ना मिले, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री है। माइट भी भाई इन्वायरमेंट चेंज होते ही दूसरे के एंड पे इशू आ जाए, माइट भी आपने उस तरीके से सोचा ही नहीं, वो वाली टेस्टिंग ही नहीं करी, लोड टेस्टिंग नहीं करी, स्ट्रेस मिस कर दी, 100% टेस्टिंग तो आप कर ही नहीं सकते। क्लियर? जब 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते तो कोई प्रोडक्ट 100% बग फ्री भी नहीं हो सकता। ये बताओ आज तक कोई आपने प्रोडक्ट ऐसा देखा है बग फ्री 100%? कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो भाई कि सर ये पेन मेरे हाथ में, ये अपना काम पक्का बढ़िया कर रहा है, ये 100% बग फ्री है। सर ये जो स्लीपर मैं पहन रहा हूँ ये 100% बग फ्री है। अरे तो कुछ तो मेरे पास एक, सर मैं बताती हूँ, आज आज हम एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हम खुद अगर बोल दे हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। देखो जैसे अगर एक बच्चे ने बोला भाई पेन हमारा जो है वो 100% बग फ्री है, तो बच्चों पेन बग फ्री नहीं है, ठीक है, इस पेन में भी कई सारी बग है। बग ये भाई जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसकी इंक फ्लो हो जाती है ना, थोड़ा ऑयली सरफेस आता है, ये नहीं काम करता, ये भी तो एक डिफेक्ट है। क्या आज से 50 साल पहले पेन ऐसे ही थे जैसे आज है? बोलो नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनमें डिफेक्ट थे, वो आज ठीक हो गए। आपके टेलीविज़न, आपकी एलईडी आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले जैसी थी अब वैसी नहीं है। क्यों नहीं है? उनमें जो बग थे वो रिजॉल्व हो गए और रिफाइंड प्रोडक्ट बन गया। अगर बग होता ही नहीं तो क्या उसका नया वर्जन आता? बोलो
हाँ जो भी अपडेट आते हैं बच्चों, पुरानी चीज़ को रिप्लेस क्यों किया जाता है? क्योंकि अब वाला जो है वो मोर बेटर है, इसी पुराने के बग फिक्स हुए। तो 100% बग फ्री कुछ भी नहीं है। सो भाई एक क्लास में ऐसी इंसिडेंट था, मैं बच्चों को यही टॉपिक पढ़ा रहा था, तो भाई मैंने कहा कि है कोई ऐसी चीज़ जो जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है? तो भाई एक महाशय बोले यस सर। मैंने कहा बताओ? कहा माई वाइफ। ठीक है। सो फिर मैंने कहा भाई ये तो अब इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। फिर क्लास के बाद बोले फ़ोन करके सर ज़बरदस्ती बुलवाया था। तो मैंने कहा इसीलिए कहते हैं क्लास अकेले में लो, ठीक है, सेपरेट रूम में। तो बच्चों ध्यान से समझो, बग फ्री कुछ भी नहीं है। आपकी सोच में हो सकता है बग फ्री, लेकिन बग फ्री लाइफ में, रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता। अब बताओ भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप स्टिल सोचते हो बग फ्री है? नहीं, बग फ्री कुछ नहीं हो सकता। आपका लैपटॉप आप कह रहे हो बहुत अच्छा चलता है, आपका फ़ोन आपको लगता है बहुत अच्छा चलता है, लेकिन देयर इज़ अ बग। आपको मिले ना मिले वो बात अलग है। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या समझाता है भाई? प्रिंसिपल सिंपल सा फंडा समझा रहा है कि टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करोगे उतने कम चांस है कि डिफेक्ट, रिमेनिंग डिफेक्ट हो सॉफ्टवेयर में। बट अगर ना मिले तो भी भाई आपको सीना ठोक के नहीं कहना कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट फ्री है ना। अगला प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछा जाता है इंटरव्यू में। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या कहता है ध्यान से समझो। दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अगर समझ आ गया तो आप मुझे समझाना, ठीक है। सपोज करो भाई मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ठीक है। मैं आया हूँ, एक एरिया है बच्चों नोएडा, ठीक है, नोएडा, यहाँ पे है सेक्टर 62। अब बच्चों इस नोएडा में मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, ठीक है। मैं ये चेक करता हूँ कि कितने लोग ट्रैफिक का वायलेशन कर रहे हैं, कितने लोगों के पास हेलमेट नहीं है, कितने लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं, कितने लोगों के पास व्हीकल सही नहीं है। तो बच्चों यहाँ से हज़ारों लाखों व्हीकल रोज जाते हैं, ठीक है। तो पहले दिन जब मेरी यहाँ पे इस तरीके का बच्चों रूट है, ठीक है, इस तरीके का रूट है, और यहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ, और ऐसे ऐसे रूट भी जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो मैं बच्चों यहाँ खड़ा रहता हूँ, ध्यान से समझना चीज़ों को। सो पहले दिन जब मैं बच्चों यहाँ पे खड़ा रहा तो मुझे जितने वायलेशंस मिले टोटल, तो मुझे टोटल वायलेशन मिले बच्चों, वायलेशन टोटल मुझे 800 पीपल मिले भाई, जो क्या कर रहे थे, किसी का हेलमेट नहीं था, किसी के पास ट्रिपलिंग थी, या कुछ ना कुछ इशू सबके साथ था। फिर मैं अगले दिन भी बच्चों यहीं पे खड़ा था, ऐसी मैं रोज़ यहीं पे खड़ा रहता हूँ बच्चों। तो 1 महीना हो गया मेरे को। तो 1 महीने बाद अब मुझे वायलेशन मिलते हैं केवल 100, ठीक है, केवल 100 वायलेशन मिलते हैं। फिर ऐसी बच्चों में खड़ा रहा तो 6 महीने बाद मुझे केवल यहाँ पे 5 से 10 लोग मिलते थे डेली जो वायलेट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों मैं पूरे 1 साल तक यहीं खड़ा रहा, ठीक है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया मुझे टाइम, मैं यहीं खड़ा रहा, मैंने अपने पोजीशन कभी चेंज नहीं करी। अब मुझे 0 ट्रैफिक वायलेशंस मिलते हैं। तो क्या लगता है आपको, पूरा नोएडा एनसीआर आसपास के इलाके के लोग सुधर गए क्या? नहीं सर। मुझे तो कोई वायलेशन नहीं मिलते, मैं जिसको भी चेक करता हूँ सबके पास पूरे पेपर, हेलमेट, सब कुछ होता है। बोलो, एनालाइज करो। नहीं सर, बस आप वो जगह पे हो इसीलिए फिर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहे। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लगेगा भाई, पूरा इलाका सुधर गया। सब सुधर गया। ऐसी टेस्टिंग में भी लगता है, ध्यान से समझना बच्चों। आपको लगेगा पूरा सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा है, चका, लेकिन जब रियल लाइफ में देखोगे, जब कोई और देखेगा कहेगा भाई ये तो बिल्कुल वाहियात चल रहा है। समझ आ गया? ध्यान से समझना। सेम चीज़ जैसे आप स्कूल जाते थे तो भाई मॉर्निंग में आपकी चेकिंग होती थी, भाई ड्रेस सही से है कि नहीं, बैग में फ़ोन तो नहीं है। लेकिन अब भाई डेली मॉर्निंग में बच्चों आपकी चेकिंग होती है, लेकिन बच्चे बड़े ही कैसे होते हैं, चालाक। लेकिन किसी दिन अगर लंच में बैग चेक हो जाए बच्चों के, तब बोलो क्या क्या मिलेगा बैग से। तो समझ गए ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे सुधर गए, सारे बच्चों के पास ड्रेस है, नहीं ऐसे नहीं है। ध्यान से समझो, बच्चों को पता चल गया भाई ऐसी बग भी बहुत चालाक होते हैं ब्रो। कैसे, ध्यान से समझो। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कहता है कि, ध्यान से समझो, कहता है रिपीटिंग, सर बग कैसे चालाक होते हैं सर? बताते हैं, समझो। रिपीटिंग सेम टेस्ट केसेस अगेन एंड अगेन, सेम टेस्ट केसेस
again and again. Eventually, a time will come, when you won't be able to find new defects. क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि अगर आप सेम टेस्ट केस अगेन एंड अगेन रन करोगे, बार बार रन करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं डिफेक्ट मिलेगा? आप रिपीटेटिव टेस्ट केस बार बार चेक कर रहे हो। आपने एक बार ये टेस्ट केस चेक करे, डेवलपर को दिए, जो बग मिले डेवलपर ने फिक्स कर दिए, फिर आपने सेम टेस्ट केस चेक करके दिए, अगर एक बार नहीं फिक्स होगा तो वो मिल जाएगा। बट अगर थर्ड टाइम फिल आया, फोर्थ टाइम फिर फिक्स होके आया और आपने सेम टेस्ट केसेस रन करे बच्चों, तो क्या होगा? 100% ठीक काम करेगा वो। आपको लगेगा यार जो जो चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बट गलती आपकी है, आपने अपने टेस्ट केसेस अपडेट ही नहीं करे, नए टेस्ट केसेस ही नहीं लिखे, तो भाई लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, आपको लगेगा। देयरफॉर क्या करना चाहिए, ध्यान से समझो। देयरफॉर we have to update, we have to add or update our test cases रेगुलरली। कैसे करना चाहिए बोलो? रेगुलरली। हर टाइम पे हमें अपने नए टेस्ट केस लिखने चाहिए, नए टेस्ट केस ऐड करने चाहिए। सपोज फिर भी नहीं मिल रहे, ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिल रहे, देन we have to change भाई एक कॉफ़ी पीने जाओ और अपनी टेस्टिंग की अप्रोच चेंज करो। चेंज अवर टेस्टिंग अप्रोच। ऐसे नहीं होता बच्चों, फिल्म जो लिखते हैं राइटर डायरेक्टर, जब वो सेम स्टोरी बार बार लोगों को दिखाते हैं, लोग बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया सोचने के लिए वो क्या करते हैं, कहीं ट्रिप पे चले जाते हैं, कहीं लॉन्ग टूर पे जाते हैं, वहाँ कॉफ़ी पीते हुए सोचते हैं, है ना। तो आपको भी जब कोई बग नहीं मिलेगा तो क्या करना है, ऐसे नहीं करना सेम टेस्ट केसेस को बार बार करो। क्या करना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है, अपनी टेस्टिंग अप्रोच चेंज करनी है। टेस्टिंग अप्रोच सर किस तरह से अप्रोच चेंज कर सकते हैं? इस तरीके से टेस्ट अप्रोच चेंज कर सकते हैं। सपोज करो आप पॉजिटिव टेस्टिंग ज़्यादा करते हो, है ना, तो आप नेगेटिव टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करो, समझ गए। और अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टेस्टिंग करते हो तो इस बार थोड़ा सा आप कोशिश करो परफॉर्मेंस की चीज़ें देखो, बहुत सारे यूज़र्स के साथ एक साथ लॉगिन करा दो, ठीक है। फिर अगर वैसे भी बग नहीं मिल रहे तो कुछ एज केसेस पे ध्यान दो, इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दो, इंटरनेट कनेक्टिविटी रिज्यूम कर दो, समझ पा रहे हो। अगर कोई एप्लीकेशन है कैमरा, यस सर, तो कुछ और सोचो, लाइक उसकी परमिशन वगैरह बंद कर दो कैमरे की, उसको परमिशन ही अलाउ ना करो, कुछ ऐसे सीन। इंटरप्शन टेस्टिंग करो, ऐप को यूज़ करते हुए कॉल कर लो, डेटा ऑफ कर लो, ठीक है, या फिर मल्टीपल टास्क उस टाइम पे परफॉर्म कर लो, ठीक है। इस तरीके के इंटरप्शन टेस्टिंग कर सकते हो। तो अपने अप्रोच चेंज करो, आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से डिफेक्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो 3 प्रिंसिपल बताए बच्चों। पहला, कंप्लीट टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल, 100% टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड, टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। थर्ड, हमने पढ़ा पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। कितने बच्चे हैं जिनको तीनों प्रिंसिपल समझ में आए? रेज योर हैंड्स। देखो थ्योरी मान पा रहा हूँ थोड़ा सा बोर है, ओके। बोर तो नहीं हो रहे, बताओ। बोर नो सर, पजल दे देंगे जो। नो सर, नो सर, सही तरीका है ये, इससे बेटर और कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो एक बार समझते हैं। Yes, sir. अगला प्रिंसिपल है बच्चों हमारा फोर्थ प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, जिसे हम कहते हैं अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग। अभी हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बच्चों, हमने जब पढ़ा था अपना SDLC तो स्टार्टिंग में कुछ रिक्वायरमेंट करके फेज था। भैया मैं तो भूल गया, आपको याद है क्या? मेरी हेल्प करो। रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट फेज क्या था? फिजिबिलिटी सर, अरे वाह, उसके बाद कोई और किसी को याद है? एनालिसिस था सर इसका, फिजिबिलिटी का। एनालिसिस। उसके बाद
डिजाइन सर, डिजाइनिंग, डिजाइन, उसके बाद कोडिंग सर, डेवलपिंग, डेवलपर, डेवलप या उसके कोड, बाद है ना, एक ही टेस्टिंग, फिर बात है। उसके बाद तो यार हमारा टेस्टिंग की बारी तो आई नहीं रही, कब आई है अब आएगी सर कोडिंग के बाद। लास्ट में टेस्टिंग। कोडिंग तो के बाद। आप एक चीज देख रहे हो यार, पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, है ना, और एंड कहाँ पे हो जाता है, इसके बाद डिप्लॉयमेंट पे, है ना। बट हमारा टेस्टिंग की बारी कहाँ पे आ रही है, बहुत लास्ट में। प्रिंसिपल क्या कहता है, अर्ली टेस्टिंग का प्रिंसिपल कहता है भाई कि जो किसी का माइक ऑन है, डिस्टरबेंस आ रही है, रवि आपका क्या कह रहा है भाई, टेस्टिंग का प्रिंसिपल कि भाई टेस्टिंग जो है जल्द से जल्द करो, जितना लेट करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज करो भाई हम एक कार बना रहे हैं, ठीक है। अब कार के डिज़ाइन में कोई गलती है, तो जब तक डिज़ाइन पे ही पेपर पे है तब तक उसे चेंज करना आसान है। सपोज करो डिज़ाइन बन चुका है, पेपर पे प्रोटोटाइप बन गया, उसके बाद मैन्युफैक्चर होने लग गई चीज़ें, उसके बाद असेंबल हो गई, यूनिट हो गई, सारी चीज़ हो गई। असेंबली लाइन में आने के बाद जब सारी प्रोडक्ट तैयार हो गया आपकी कार, उसके बाद पता चला भाई कि इसका तो डिज़ाइन ही गलत बन गया। तो अब डिज़ाइन चेंज करना आसान है क्या, जब प्रोडक्ट तैयार हो गया? नहीं। अब तो भाई अगर डिज़ाइन चेंज होगा तो उसके इंटीरियर चेंज होंगे, उसके इंटीरियर के अकॉर्डिंग उसके स्पेयर पार्ट भी चेंज होंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा। और जब तक वो डिज़ाइन पेपर में था उसको चेंज करना बहुत आसान था। सिमिलरली अगर कोई डिफेक्ट अर्ली स्टेज में एनकाउंटर हो जाता है तो उसे फिक्स करना बहुत आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं समझाऊं, अगर कोई भी भाई, आपने सुना है ना कि इवन कैंसर की बीमारी भी अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए, तो वो भी फिक्स हो सकती है। सुना है कि नहीं? ये रियल बात है भाई। हर चीज़ में बच्चों, हर एक डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट हो अगर इनिशियल फेज में आइडेंटिफाई हो जाए तो उसे फिक्स करना बहुत ज़्यादा आसान है। सपोज करो रिक्वायरमेंट फेज में कोई गलती थी, हमने रिक्वायरमेंट क्लियरली नहीं लिखी, या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो गई रिक्वायरमेंट में, तो जब उसकी एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन बन गया, कोडिंग हो गया, फिर टेस्टिंग में पता चला कि भाई ये तो रिक्वायरमेंट थी नहीं, ऐसा तो प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए था। तो अब उस फाइनल प्रोडक्ट को चेंज करना आसान है। जब रिक्वायरमेंट लिस्ट तैयार हो रही थी, फाइनलाइज हो रही थी, रिफाइन हो रही थी, तब चेंज कर देते तो आसान था। बोलो, जब डिज़ाइन बन रहा है, डिज़ाइन में चेंज करना आसान है या कोडिंग करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करना आसान है, बताओ? और बात करने पे और चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सर अर्ली स्टेजेस में आसान होता है मिस्टेक हाँ, को तो ठीक करना। इसीलिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है भाई कि टेस्टिंग को इतनी दूर मत ढकेलो, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, या सिंपल सी भाषा में बोले, सो टेस्टिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड as soon as possible in the SDLC, software development life cycle. Because why? Because it is very easy. आसान भाषा में लिखो ना बच्चों, ध्यान समझना, इट इज़ वेरी इजी। या फिर अगर आपको थोड़ा हार्ड लैंग्वेज यूज़ करनी है, आप लिख सकते हो इट इज़ वेरी टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट। ठीक है, वेरी इजी को किससे रिप्लेस कर दोगे? इट इज़ वेरी टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट टू फिक्स अ डिफेक्ट। टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगता है इन अर्ली स्टेज, जब अर्ली आइडेंटिफाई हो जाए, अर्ली स्टेज, रेदर देन in a fully developed functionality. भाई सिंपल सी बात है, क्या समझ में कि अगर इनिशियली कोई डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो जाए, सपोज करो डिज़ाइन में ही आइडेंटिफाई हो गया, तो यहीं पे फिक्स कर देंगे, उसको आगे ले जाएंगे नहीं। अगर रिक्वायरमेंट में ही कोई गलती है तो यहीं फिक्स कर दो, एनालिसिस में कोई गलती मिली यहीं फिक्स कर दो, फिजिबिलिटी स्टडी में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बन ही नहीं सकती और टेस्टिंग में पता चला वो तो चल ही नहीं रही है, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? कोडिंग में पता चला भाई वो तो बन ही नहीं रही है, तो भाई इतना टाइम वेस्ट एफर्ट हो गया। ठीक है, और एक चेंजेस की वजह से और चीज़ें भी इम्पैक्ट हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, टेस्टिंग को इनिशियल फेजेस में इंट्रोड्यूस कर देंगे, और आगे जाके मॉडल में पढ़ोगे कि यस, टेस्टिंग स्टार्टिंग से ही हम रिव्यू करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं,
और BRD PRD सब रिव्यू की जाती है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट है रिव्यू किया जाता है, डिज़ाइन रिव्यू होता है, कोडिंग रिव्यू होता है। ये सब क्यों किया जाता है कि जिससे हमें जो बग है वो अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाए। समझ गए? अरे बताओ कितने बच्चों को समझ में आई ये पॉइंट? इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि अगर बच्चों को सुधारना है तो कौन सी स्टेज में सुधारो? अर्ली स्टेज में, है ना। अगर एक बार बच्चे बड़े हो गए तब बात मानते हैं क्या? बोलो, सुधरते हैं? नहीं, क्योंकि उनको फिक्स करना कैसा हो जाता है? बोलो, बहुत ज़्यादा मुश्किल, टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। कितने बच्चों को बात समझ में आई? ठीक है।